हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 जनवरी 2023 का पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल के पेपर के जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किसी थैले में एक सफ़ेद और 3 लाल गेंदें हैं। इस थैले में कितनी सफ़ेद गेंदें और डाल दी जाए ताकि सफ़ेद गेंदों की संख्या उस थैले की कुल संख्या की 1/2 हो जाए। तो किसी थैले में एक सफ़ेद और 3 लाल गेंदें हैं, तो कितनी टोटल गेंदें हो जाएंगी? एक सफ़ेद है, 3 लाल हैं, तो टोटल जो गेंद हो जाएंगी वो 4 हो जाएंगी, क्योंकि एक सफ़ेद और 3 लाल मिलकर 4 गेंदें बन जाएंगी। अब कह रहा है इस थैले में कितनी सफ़ेद गेंदें और डाल दी जाए। हम लोग मान लेते हैं x सफ़ेद गेंदें और डाल दी जाए। तो जो हम लोगों से कंडीशन कह रहा है कि जब x सफ़ेद गेंदें डाल दी जाएंगी तो कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाएगी। तो उसी चीज़ को अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जब हम लोग x गेंदे इसमें और डाल देंगे सफ़ेद, तो ये हमारी सफ़ेद गेंदें हो जाएंगी 1 + x और टोटल गेंदें हमारी हो जाएंगी 4 + x, क्योंकि x अगर हमने गेंद ऐड करी है तो इधर भी ऐड होगी और इधर भी ऐड होगी टोटल में भी। तो कह रहा है कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। तो कुल गेंदों की संख्या का अगर हम लोग 1/2 कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 2 + 2x हो जाएगा बराबर 4 + x हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो 2x - x हो जाएगा बराबर 4 - 2 हो जाएगा। तो 2x - x x हो जाएगा और 4 - 2 2 हो जाएगा। x बराबर 2 यानी कि 2 सफ़ेद गेंदें मिला दे तो हमारी जो गेंदों की कुल संख्या का 1/2 हो जाएंगी। तो एक सफ़ेद गेंद थी, 3 लाल थी, टोटल गेंदें हमारी 4 हो गई। हमने मान लिया कि इसमें x गेंदें ऐड कर दें। तो जब x गेंदें सफ़ेद ऐड करेंगे तो सफ़ेद गेंदों की संख्या 1 + x हो जाएगी। जब सफ़ेद गेंदों में x ऐड करेंगे तो टोटल में भी x ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या 1/2 हो जाए, तो टोटल का 1/2 कर दिया तो सफ़ेद गेंदों की संख्या के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। अगला क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है समान माप की 12 सफ़ेद सीटों में से नवीन उसके 3/4 भाग में लाल रंग का पेंट कर देता है। तो 12 अगर है टोटल और उसके 3/4 भाग में पेंट करता है तो हम लोग निकाल सकते कितने भाग में पेंट है। तो 9 भाग में पेंट आ गया। तो 12 सफ़ेद सीटों में से 9, अब हम लोग 3/4 को हम लोग कह सकते हैं 9 में लाल रंग का पेंट कर देता है। अब उसके पास कितनी सफ़ेद सीट बची? टोटल 12 थी, 9 पर उसने पेंट कर दिया, बची कितनी? 3 बची। 12 - 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 12 सफ़ेद सीट थी, 3/4 पर पेंट कर दिया तो 12 का 3/4 हम लोगों ने निकाला। 3/4 12 का 9 आ गया। टोटल 12 थी, 9 पर उसने पेंट किया तो कितनी बची? 3 शेष रह गई, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 45, 85 और 105 का लघुत्तम सार्वगुणज क्या होगा? लघुत्तम सार्वगुणज का मतलब हो जाता है हमारा एलसीएम। तो एलसीएम 45, 85 और 105 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ये डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे और ये हो जाएगा 3 × 9 बचा 1, 3 × 5 15। फिर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 15 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा और ये हमारा 35 हो जाएगा। फिर अब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये 5 × 7 35 हो जाएगा। अब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 17 ऐसे ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा। अब हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 और 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो हमारा जो एलसीएम आएगा 3 × 5 सॉरी 3 × 3 × 5 × 7 × 17। तो हमारा एलसीएम हो गया 3 × 3 × 5 × 7 × 17। अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 3 × 9 = 45 हो गया और 17 × 7 = 119 हो गया। 45 और 119 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा इसमें 5355, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 45, 85 और 105 का जो लघुत्तम सार्वगुणज होगा वो ऑप्शन नंबर 2 5355 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सारी संख्याओं को लिख लेते हैं, फिर सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 45, 85 और 105 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब 2 से नहीं हो रहा है तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। जब तक संख्या 3 से डिवाइड होती रहेगी तब तक हम लोग 3 से डिवाइड करते रहेंगे। जब 3 से नहीं हुआ फिर हम लोगों ने 5 से किया, 5 के बाद 7 से किया, फिर 17 से किया, फिर सारी संख्याओं को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एलसीएम जो है 5355 आ गया। नेक्स्ट है पासे ए के 3 फलक। तो पासा जो होता है उसमें टोटल 6 होते हैं, एक 3 इधर
3 उसके विपरीत। अगर 3 फलक पे कह रहा है कि 1, 3 और 5 अंकित है तो 1, 3 और 5 टोटल 6 फलक होते हैं और 3 पर 1, 3, 5 अंकित है तथा अन्य सभी फलकों पर 0 अंकित है। तो बाकी 3 फलक बचे उन पर क्या अंकित है 0, 0, 0। 3 पर 1, 3, 5 और 3 पर 0, 0, 0। दूसरे पासे बी में विषम संख्याओं 1, 3, 5 को उनके दोगुने से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ये पासा ए हो गया। अब पासा बी की अगर हम लोग बात करें तो दोगुने से, यानी 1 का दोगुना 2, 3 का दोगुना 6, 5 का दोगुना 10 और शेष 3 फलकों पर 2, 4, 6 अंकित है। तो शेष 3 फलकों पर हम लोग 2, 4, 6 लिख देते हैं। तो इस टाइप से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। ये 3 फलक और 3 ये फलक, दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है। प्राप्त संख्याओं का गुणनफल नोट किया जाता है। यदि हम सभी संभव मान गुणनफलों को लिखें तो कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग 3 बार के लिए, तो 2 से पहले 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 हो जाएगा। जितने भी संभव हो सकते हैं वहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2 से 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 6 हो जाएगा। 2 से 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 10 हो जाएगा। फिर 2 से 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 रहेगा, कोई भी हमारा इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 6 से 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 6 हो जाएगा। 6 की 3 से होगी तो 18 हो जाएगा। 6 की 5 से होगी तो 30 हो जाएगा। फिर 6 की 0, 0, 0 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम लोग 10 से करेंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा। 10 तियाँ 30 हो जाएगा और 10 बचे 50 हो जाएगा। फिर 10 से हम लोग 0, 0 में करेंगे तो कुछ 0 ही आएगा, कोई हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 से हम लोग 1 की करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर 2 की हम लोग 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 2 की हम लोग 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर हम लोग 4 से की करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर हम लोग 4 और 3 की करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 4 और 5 की करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 6 की 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 6 दिया 18 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब इनकी भी मल्टीप्लाई हो सकती है। 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर देते हैं 12 हो जाएगा। फिर 2 और 10 की करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 4 और 2 की करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 और 6 की करेंगे 24 हो जाएगा। 4 और 10 की करेंगे 40 हो जाएगा। फिर 6 और 2 की करेंगे फिर 12 हो जाएगा। फिर 6 और 6 की करेंगे तो 36 हो जाएगा और फिर 6 और 10 की करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब कह रहा है कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त होगा। तो 3 बार प्राप्त होने के लिए अगर 2 को हम लोग देखते हैं तो 2 एक बार यहाँ पर आया है, फिर उसके बाद एक बार यहाँ पर आया है, 2 बार हो गया और फिर यहाँ पर 2 नहीं आया, यानी 2 वाला तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला हम लोग ऑप्शन लेते हैं 4, तो 4 एक बार यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर आया है, 4 भी सिर्फ 2 बार आया है, इसलिए 4 भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 6, तो 1, 2, 3, 4, तो 6 जो है 4 बार आया है, इसलिए 6 भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग लेते हैं 10, तो एक बार यहाँ पर 10 आया है, एक बार यहाँ 10 आया है और एक बार यहाँ 10 आया है, यानी 10 जो है 3 बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ए था, ए के 3 फलक पर 1, 3, 5 अंकित था, तो बाकी 3 फलक पर 0 था क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था। दूसरे पास से बी में विषम संख्याओं का 2 गुना था, यानी 1 का 2 गुना, 3 का 2 गुना, 5 का 2 गुना, 2, 6, 10 है। बाकी जो 3 फलक हैं उस पर 2 और 4 और 6 अंकित है। अब कह रहे दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तथा प्राप्त संख्याओं का गुणनफल नोट किया जाता है। यदि हम सभी संभव गुणनफलों को लिखें तो कौन सा गुणनफल होगा। तो एक फलक पर यह है, एक फलक पर यह है, एक फलक पे यह है, एक फलक पे यह है। हमने सभी की मल्टीप्लाई की और सारे जितने भी हमारे वैल्यूज आई उन सबको हम लोगों ने नोट डाउन किया। हम लोगों ने ऑप्शन में देखा केवल 10 ऐसा ऑप्शन था जो 3 बार रिपीट हो रहा था और हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कौन सा गुणनफल 3 बार रिपीट हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मयंक को 2 सम संख्याओं को जोड़ना था, इसके स्थान पर उसने 2 विषम संख्याओं को जोड़ दिया, तब इसका उत्तर क्या होगा। तो जैसे कि 2 सम संख्या अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमेशा हम लोगों को एक सम संख्या मिलेगी। जैसे 2 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो 6 मिलेगी। इसी तरीके से अगर मान लो हम 8 और 10 को जोड़ दें तो हमें 18 मिलेगी। अब हम लोग अगर बात करें विषम संख्याओं की, तो 2 विषम संख्या अगर हम लोग मान लो 3 और 5 जोड़ते हैं तो 8 मिलेगी, और अगर मान लो हम जोड़ देते हैं 7 और 5 तो 12 मिलेगी। तो अगर हम लोग 2 विषम संख्याएं जोड़ेंगे तो भी हमको एक सम संख्या प्राप्त होगी। अब उससे कहा गया था 2 सम संख्याओं को जोड़ना, उसके स्थान में उसने 2 विषम संख्याएं जोड़ी, यानी कि उत्तर जो है वो तो डिफरेंट हो गया क्योंकि उसने कुछ की जगह कुछ अलग जोड़ा।
अब उसका उत्तर होगा तो अलग होगा, भिन्न होगा, मतलब जो आना चाहिए उससे अलग होगा, परंतु पुनः एक सम संख्या प्राप्त होगी। अगर सम हम लोग जोड़ेंगे तो भी हमको सम संख्या प्राप्त होगी, अगर दो विषम संख्या जोड़ेंगे तो भी हमेशा हम लोगों को एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। बाकी ऑप्शन अगर जैसा प्राप्त होना था वही तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर दो विषम संख्या जोड़ेंगे तो अलग आएगा, दो सम संख्या जोड़ेंगे तो अलग आएगा। अलग तथा एक विषम संख्या तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी सम संख्या आ रही है। अलग सम संख्या जो पहले प्राप्त होने वाली सम संख्या से बड़ी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी हो, क्योंकि मान लो अगर उसने 10 और 8 जोड़ना था और उसने जोड़ दिया 5 और 3 तो छोटी आ गई, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 19 और 51 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं। तो 19 के बाद अगर हम लोग बात करें 19 और 51 के बीच में लिखना है तो सबसे पहले आएगा हम लोगों का 23 एक अभाज्य संख्या। 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या 29 होगी। 29 के बाद 31 होगी। 31 के बाद 37 होगी। 37 के बाद 41 होगी। 41 के बाद 43 और 43 के बाद 47। तो 19 और 51 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो हम लोगों ने नोट डाउन कर ली। अब अभाज्य युग्म क्या होते हैं? अभाज्य युग्म वे होते हैं जैसे एक अभाज्य संख्या आए, फिर एक का गैप मिले, फिर अगली अभाज्य संख्या मिल जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य युग्म। जैसे कि अगर बात करी जाए तो 29 31, जैसे 29 आया एक अभाज्य संख्या, फिर 30 का गैप हुआ, फिर 31 अगली अभाज्य संख्या आ गया, यानी 29 और 31 का एक युग्म बन गया। इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें तो 41 और 43 का एक युग्म बन जाएगा, यानी हम लोगों को 19 और 51 के बीच में दो युग्म प्राप्त हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो संख्याओं 19 और 51 के बीच में दो अभाज्य युग्म हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 घंटे वाली घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 180 डिग्री निम्न में समय पर होता है। तो अगर बात करी जाए 180 डिग्री की, तो अगर घड़ी में बात करें, किसी चीज में अगर हम लोग बात करें, तो जो 180 डिग्री का कोण हमारा तब बनता है जब हमारी सीधी रेखा रहती है। तो अगर इन ऑप्शन को देखेंगे तो 5.5 जो है लगभग हमारा इस टाइप से बचेगा। 9 की बात करें तो 9 हमारा कुछ इस टाइप से बचेगा। 6 की बात करें तो 6 हमारा ऐसे बचेगा, और 12.5 की बात करें तो 12.5 हम लोगों का जो है इस टाइप से कुछ हल्का सा इस टाइप से रहेगा। बाकी ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। बचे हमारे पास दो ऑप्शन, एक 6 बजे का, एक 12.5 बजे का, क्योंकि इसमें कुछ कोण जो है 90 डिग्री से कम बनेगा, इसमें लगभग 90 डिग्री बनेगा, और इन दोनों के जो कोण हैं वो लगभग 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब हमको देखना है 180 डिग्री के बराबर कैसे हम लोग निकालेंगे। तो एक फार्मूले के बारे में हम लोगों ने बात की थी। एक फार्मूला होता है 30h - 11/2m। तो यहाँ पर h जो है घंटे हैं, m जो है मिनट है। तो 12.5 पहले लेते हैं, तो 30 गुणे 12.5 में 12 घंटे हो गए, माइनस 11/2 मिनट में हमारा 30 मिनट हो गया, यानी कि यहाँ पर 30 हो गया। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 12 तिया 36, ये 360 हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगी। 15 और 11 की गुणा करते हैं तो हम लोगों का 165 आता है। 5 6 1। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 बचा, 15 में से 6 गया 9 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी 195 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6 बजे। 6 बजे को भी अगर कैलकुलेट करें तो वही सेम फार्मूला 30h - 11/2m। तो 30h की वैल्यू हमारी 6, m की वैल्यू हमारी 0, तो 0 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 6 और 3 की मल्टीप्लाई 180, 180 - 0 तो 180, 180 पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 180 डिग्री का हम लोग जानते हैं, सीधी सीधी हमारी एक रेज रेखा होती है। तो 5.5 और 9 तो हमारे अपने आप कैंसिल हो गए, 6 और 12.5 बचा। इस फार्मूले का यूज करके आप लोग की कभी भी अगर दो सुइयों के बीच का कोण निकालना है तो हमेशा आप लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर 90 डिग्री के आसपास कहता तो हमारा ये ऑप्शन होता, तो 180 कह रहा था, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 बजे। नेक्स्ट है शिक्षक ने कक्षा सेकंड के बच्चों को निम्नलिखित आकृतियां दिखाई। माचिस की डिब्बी, ईंट और ज्यामिति बॉक्स। ये सभी वस्तुएं उस आकार के उदाहरण है जो कहलाता है। अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके देखें तो अगर बात करें माचिस की डिब्बी का जो आकार होता है वो कुछ इस टाइप से घनाभ के आकार का होता है। यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करके भी देख लेते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो घनाभ होता है वो हमारा इस टाइप से होता है। यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहा है कि आकार जो है वो क्या रहेगा। अगर माचिस की डिब्बी, घनाभ और ईंट की बात की जाए तो सभी का जो आकार है वो सेम रहता है, क्योंकि लगभग एक ही आकार के होते हैं सब लोग। जितनी भी आकृतियाँ हमको दी गई हैं वो सभी एक आकार की होती हैं। यहाँ पर हम लोग जो है इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये हमारी जो आकृति बनेगी लगभग इस टाइप की आकृति बनेगी।
तो अगर बात की जाए तो ये हमारा हो गया माचिस की डिब्बी। अब माचिस की डिब्बी का जो आकार है अगर आप लोग देख रहे होंगे तो घनाभ की तरह होता है, क्योंकि घनाभ की अगर बात की जाए तो घनाभ की जो लंबाई होती है और जो चौड़ाई होती है और जो ऊंचाई होती है, तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे ये लंबाई आप लोगों की अलग है, चौड़ाई भी आप लोगों की अलग है और ऊंचाई भी आप लोगों की अलग है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में डिफरेंस है। ईंट का आकार देखेंगे तो ईंट का भी आकार इसी टाइप का होता है। ज्यामिति बॉक्स की बात करें तो ज्यामिति बॉक्स भी इसी आकार का होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा घनाभ। घन की बात की जाए तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती हैं। घन इसी टाइप से रहता है, बस इसमें ये जो आयत है वो वर्ग का रूप ले लेते हैं। यहाँ पर इस टाइप से आप लोगों का वर्ग बन जाएगा और फिर आप लोग उसको ऐसे ऐसे मिला देंगे तो आप लोगों का ये जो है घन बन जाएगा। तो जो घन है उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती हैं। माचिस की डिब्बी, ईंट और ज्यामिति बॉक्स में जो है सभी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है, यानी कि ये जो आकृति हो जाएगी घनाभ की हो जाएगी। शंकु की बात की जाए तो कोन के आकार का होता है, इस टाइप से शंकु का आकार होता है। और अगर बेलन की बात की जाए तो बेलन का आकार कुछ जो है इस टाइप से होता है। तो जो हम लोगों की ईंट, ज्यामिति बॉक्स और माचिस की डिब्बी है वो घनाभ के आकार को होती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रैखिक सममिति है परंतु घूर्णन सममित नहीं है। लास्ट वीडियो में सेम हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। रैखिक सममिति वे होती है जब किसी भी आकृति को अगर आप लोग 20 से डिवाइड करते हैं तो हमको सेम आकृति मिल जाएगी। और घूर्णन सममिति वो होती है जब हम लोग किसी भी एंगल पे, कोई भी आकृति को किसी एंगल पे घुमाते हैं तो अगर सेम आकृति हम लोगों को मिलती है तो वहां पर घूर्णन सममिति होती है। जैसे अगर ये आयत की अगर बात की जाए तो आयत का जो फिगर होता है वो इस टाइप से होता है। अब आयत को अगर हम लोग 20 से यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो सेम आकृति ये भी है, सेम आकृति ये भी है। अगर हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे तो सेम ये है, सेम ये है, यानी कि आयत में दो जो है रैखिक सममिति है। अब आयत के घूर्णन की बात की जाए तो अगर आयत को हम लोग रोटेट करते हैं तो इस टाइप से मिलेगा, फिर रोटेट करते हैं तो फिर इस टाइप से मिलेगा, यानी कि हमको सेम आकृति मिल जा रही है। फिर समबाहु त्रिभुज की अगर हम लोग बात कर लें तो समबाहु त्रिभुज की का जो आकार होता है इस टाइप से होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसको अगर आप लोग इस टाइप से डिवाइड करेंगे तो सेम आकृति यहाँ, सेम यहाँ, ऐसे करेंगे तो सेम ये, ऐसे करेंगे तो सेम ये। अब अगर समबाहु त्रिभुज के घूर्णन सममित की बात की जाए, अगर हम लोग रोटेट करते हैं 90 डिग्री पे ऐसे हो जाएगा, फिर अगर हम लोग 180 पे रोटेट करते हैं ऐसे हो जाएगा, फिर 270 पे रोटेट करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, और फिर 360 पे रोटेट करते हैं तो हमारी आकृति ऐसी हो जाएगी। मतलब हमको जो है सेम आकृति प्राप्त हो रही है, आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो समबाहु त्रिभुज में भी घूर्णन सममिति है। समचतुर्भुज की बात की जाए तो समचतुर्भुज का जो आकार है वो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लगभग एक वर्ग के आकार का होता है। तो इसको अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो सेम हम लोगों को इसी तरीके की आकृति मिलेगी, यानी घूर्णन सममिति है। फिर रोटेट करेंगे 270 पे, फिर सेम हमारी आकृति हो जाएगी। 360 पे करेंगे तो सेम रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और रैखिक सममिति की बात की जाए, ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये सेम आकृति, ऐसे डिवाइड करेंगे तो सेम आकृति। तो समचतुर्भुज में रैखिक सममित भी है, घूर्णन सममित भी है। समबाहु त्रिभुज में रैखिक सममित भी है, घूर्णन सममित भी है। आयत में भी रैखिक सममित भी है, घूर्णन सममित भी है। बात की जाए पतंग, तो पतंग में रैखिक सममित तो होती है लेकिन घूर्णन सममित नहीं होती है। कैसे? पतंग का जो आकार होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ऊपर की 2 लाइनें छोटी होती हैं और नीचे की ये दोनों बड़ी होती हैं। तो पतंग का आकार कुछ इस टाइप से होता है। अब अगर रैखिक सममित की बात की जाए, अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करें तो ये जो आकृति है और ये जो आकृति है ये बिल्कुल सेम है। अगर हम लोग 20 से ऐसे डिवाइड कर दें, यानी कि रैखिक सममित तो हमें मिल गई। अगर आप लोग इसको घुमाएंगे 90 डिग्री पे तो जो आकृति है वो हमारी चेंज हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। फिर अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो आकृति हमारी फिर चेंज हो जाएगी, यानी कि इसमें घूर्णन सममित नहीं होती, केवल रैखिक सममिति होती है। बाकी अगर आप लोग इसको याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। मोस्टली यही ऑप्शन आप लोगों का घूम फिर के देखने को मिलता है। लास्ट जो पेपर था उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन था और इसमें भी आप लोगों का सेम क्वेश्चन आया है। आयत में रैखिक घूर्णन दोनों, समबाहु में रैखिक घूर्णन दोनों, समचतुर्भुज में रैखिक घूर्णन दोनों, और पतंग में जो है केवल रैखिक सममिति होती है, घूर्णन सममित नहीं होती है। घूर्णन सममित वे सममित रेखाएं होती हैं जब किसी भी आकृति को किसी भी विशेष कोण पर घुमाया जाता है तो सेम आकृति प्राप्त हो। तो जहां पर भी सेम आकृति प्राप्त होगी वहां पर घूर्णन सममिति होगी। रैखिक सममित वे होती है जब भी किसी आकृति को अगर हम लोग आधे से डिवाइड करते हैं तो समान हमें 2 भाग प्राप्त होते हैं, तो वहां पर हमारा रैखिक सममिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, जैन ने एक आयत की भुजाओं को एक दियासलाई के उपयोग से मापा। उसे इस आयत की लंबाई दियासलाई की लंबाई की 6 गुनी प्राप्त हुई, चौड़ाई उसी दियासलाई की 3 गुनी प्राप्त हुई। यदि दियासलाई की लंबाई 40 mm है
तो उस आयत का क्षेत्रफल। तो अगर बात करें 1 mm में, तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो 40 mm की बात की जाए तो 40 mm में हमारा हो जाएगा 40/10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 40 mm का मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सेंटीमीटर में आंसर पूछ रहा था, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज किया। अब कह रहा है आयत की जो लंबाई है दियासलाई की लंबाई की 6 गुनी है। तो आयत की लंबाई की बात करें 6 हो जाएगी, 6 गुनी किसकी, दियासलाई की लंबाई की, तो कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। आयत की चौड़ाई की बात की जाए तो दियासलाई की 3 गुनी है, तो 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुणे 4 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का जो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 24 हो गई, चौड़ाई हमारी 12 हो गई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12, 24 और 12 की, तो 12 चौको 48 और 12 दूनी 24 और 4 88, तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको याद होना चाहिए 1 mm जो है 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होती है, तो 40 mm 40/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो लंबाई जो है 6 गुनी है, तो 4 का 6 गुना किया 24 आ गई। चौड़ाई 3 गुनी है, तो 4 का 3 गुना 12 सेंटीमीटर हो गई। एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 24 गुणे 12 किया तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ने 100 रुपए प्रति केजी की दर से 2 किलो जामुन खरीदे। उसके मित्र किराना ने इस धनराशि 3/10 भाग के बराबर योगदान किया। तो 100 रुपए में 1 केजी मिलता है, तो 2 केजी के लिए कितना देना पड़ेगा, 200 रुपये देना पड़ेगा। सिंपल सा यहाँ तक कि हमारा लॉजिक है। 200 रुपये में उसने 2 केजी खरीदे, क्योंकि कह रहा है 100 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे, तो 2 केजी का मूल्य हो गया उसका 200 रुपये। अब कह रहा है इस धनराशि का 3/10 भाग के बराबर किसने दिया, किराना ने दिया। तो 200 रुपये उसने दिए और 200 में से 3/10 भाग उसके मित्र का था, तो 3/10 भाग निकाल देंगे। 20 दिया 60, यानी मित्र का जो भाग हो गया, फ्रेंड का हम लोग लिख सकते हैं 60 रुपये है, तो 60 रुपये फ्रेंड का भाग है। अब कह रहा है जैन ने उसे कितने जामुन प्राप्त होंगे, जैन से उसे कितने जामुन प्राप्त होंगे। जैन ने 2 किलोग्राम खरीदे थे 200 रुपये में, 200 में 60 रुपये उसके मित्र ने दिए थे, तो उसके मित्र को कितने जामुन मिलेंगे ये हम लोगों को बताना है। तो अगर बात की जाए 100 रुपये में हमको लोगों को मिल रहा है 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम हमारा बराबर होता है 1000 ग्राम के, हम सभी लोग जानते हैं। तो उसे 100 रुपये में उसे मिल रहा था 1000 ग्राम, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 1000/100 ग्राम, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 ग्राम मिलेगा 1 रुपये में। अब उसका हिस्सा कितना था, 60 रुपये का था, तो 60 रुपये में कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 गुणे 10, 60 गुणे 10 हो जाएगा हमारा 600 ग्राम। तो 600 ग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको समझना था कि 100 रुपये प्रति केजी की दर से 2 किलो जामुन खरीदे, तो 2 किलोग्राम जामुन का मूल्य 200 रुपये हो गया। अब 200 रुपये में 3/10 उसके मित्र का भाग था, तो 3/10 निकाला तो 60 रुपये आया, तो 60 रुपये उसके फ्रेंड ने खर्च किए थे। अगर 100 रुपये में 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम मिल रहा है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, कम मिलेगा, यानी 1000/100 हो गया, यानी 10 ग्राम हो गया। 60 रुपये में उसके थे, जो 200 रुपये में 60 रुपये उसका हिस्सा था, तो 60 रुपये में कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो अगर 1 रुपये में 10 ग्राम मिलता है तो 60 रुपये में कितना मिल जाएगा, 600 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय प्रातः 6 AM पर सोकर उठा। तो 6:00 AM पर सोकर उठा। जब वह स्कूल जाने लगा तो घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पर थी तथा घंटे वाली सुई 9 पर थी। तो घंटे वाली सुई 9 पर, मिनट वाली 12 पर, यहाँ पर तो हम लोगों का कितना टाइम हो जाएगा, 9 बजे का टाइम हो जाएगा, 9 बजे का। तो उसने घर में प्रातः उठने से लेकर स्कूल जाने में कितना समय व्यतीत किया। 6 बजे उठा, 9 बजे स्कूल गया, तो कितना समय उसने व्यतीत किया, 3 घंटे का किया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली आप 9 में से 6 माइनस कर देंगे, 3 घंटे आपको राइट आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको देखना था 9 बजे अगर घंटे की सुई है तो 12 बजे पर मिनट की सुई है तो कितना टाइम होगा, 9 बजे का टाइम होगा। 6 बजे उठा, 9 बजे स्कूल गया, तो 3 घंटे का टाइम जो है उसने घर पर व्यतीत किया। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्वयं आपस में एक सर्वे किया। इसके लिए उन्होंने एक सारणी बनाई और फलों के नाम लिखे। प्रत्येक विद्यार्थी को इस सारणी में लिखे फल के सम्मुख अपनी पसंद के लिए एक स्टार चिन्ह अंकित करने के लिए कहा गया। उसने आमों के लिए 7 स्टार, तो मैंगो के लिए उसने 7 स्टार मिले, सेब यानी कि एप्पल के लिए उसे 5 स्टार मिले, संतरा यानी कि ऑरेंज के लिए उसे 6 स्टार मिले। इस सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला अगर हम लोग ऑप्शन देखें, 18 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी आम पसंद करते हैं, तो टोटल विद्यार्थी 7, 5, 12, 6, 18 हो गए।
आम पसंद करने वाले, तो आम वाले 7 हैं, जबकि ऑप्शन में हमें 6 कह रहा है, तो पहला तो गलत हो गया। 18 में से 11 विद्यार्थी संतरे पसंद नहीं करते हैं, तो 18 है ये, और 7 5 जो पसंद करते हैं वो 6 हैं, और जो पसंद नहीं करते हैं 18 में से 6 पसंद करते हैं, यानी 12 पसंद नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आम सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल है, तो 7 5 6 में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेटिंग आम को मिली है, यानी कि आम जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फल है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संतरा वह फल है जिसे अधिकतम विद्यार्थी पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो सेब ऐसा फल है जिसको सबसे कम रेटिंग मिली है, यानी सेब सबसे कम पसंद किया जाने वाला फल है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जो आम थे वो 7 लोग, एप्पल 5 लोग और ऑरेंज 6 लोग, तो टोटल 18 हो गए। अब हमें 18 के हिसाब से सारे क्वेश्चन के आंसर देने थे। साफ साफ हमको दिख रहा है 7 जो है मैंगो सबसे ज़्यादा है, यानी आम सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 प्रेक्षणों के मिलान चिन्हों को उपयोग से सही से निरूपण करता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और डिस्कस कर चुके हैं। 1 को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 2 को लिखना है ऐसे लिखेंगे, 3 को लिखना है ऐसे लिखेंगे, 4 को लिखना है तो हम लोग 4 डंडे बनाएंगे, लेकिन अगर हम लोगों को 5 लिखना है तो 4 डंडे बना के उसको क्रॉस कर देंगे। फिर 6 लिखना है तो 5 हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिर 1 डंडा बनाएंगे। 7 लिखना है तो 2 डंडे बनाएंगे, 8 लिखना है तो 3 डंडे बनाएंगे, 9 लिखना है 4 डंडे बनाएंगे, और 10 लिखना है तो फिर से इसको हम लोग जो है क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे हमें 7 लिखना है, यानी 4, सबसे पहले 5 लिखेंगे तो 4 डंडे लगा के क्रॉस, फिर 6 और 7, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को याद रखना 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता है, 5 लिखने के लिए 4 डंडे बना के उसको क्रॉस कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से हम लोगों को ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 1 3 6 10 में अगली संख्या क्या होगी। तो 1 3 6 10, तो 1 और 3 के बीच में गैप 2 का, 3 और 6 के बीच में गैप 3 का, 6 और 10 के बीच में गैप 4 का, यानी पहले 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप, अगला कितने का आएगा 5 का। 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, इसमें 2 का गैप, इसमें 3 का, इसमें 4 का, 5 का गैप होगा, तो ये 15 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो हम लोगों का पेपर था, ये 25 जनवरी का पेपर 1 था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 जनवरी के पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।